राम राम, आदाब, सत श्री अकाल और गुड डे दोस्तों। आप लोगों का इतना प्यार, इतना बेशुमार प्यार, मतलब मुझे आज तक कभी किसी ने इतना प्यार नहीं किया जितना मेरे सुनने वालों ने मुझे प्यार किया है दोस्तों। इसके लिए मैं हाथ जोड़कर आप सबका थैंक्स बोलता हूँ दोस्तों। लेकिन एक चीज़ और मैं इस वीडियो के ज़रिए साझा करना चाहता हूँ और वो ये है कि मैंने एक लिंक दिया है अपने इंस्टाग्राम पर भी मैं छोड़ूंगा अपने उसमें, और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक दे रहा हूँ फेसबुक का। आप उसको जल्दी से जल्दी जाकर, आप लोग फेसबुक ज़रूर चलाते होंगे, उसे ज़रूर वहाँ पर जाकर मुझसे जुड़ जाइए फेसबुक पर, क्योंकि वहाँ पर एक मैं बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। वो अनाउंसमेंट मेरे करियर के लिए, मेरी रोज़ी रोटी के लिए बहुत ज़रूरी हो सकती है। और मुझे यकीन है कि मैक्सिमम लोग फेसबुक पर भी हैं। वो फेसबुक पर भी अपने अकाउंट उनके बने हुए हैं आप सबके। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पर भी आकर, जैसे व्हाट्सएप चैनल पर आप लोग जुड़े हैं, क्योंकि फेसबुक के ऊपर बहुत अलग तरीके की चीज़ें कुछ आने वाली हैं दोस्तों। कल जो कहानी थी उसमें ये किसी को भी नहीं पता चल रहा था कि ये हो क्या रहा है। लोग सिर्फ गायब हो रहे थे। जो फौजी अफसर था, फौजी अफसर ने करने की कोशिश की। पहले तो लाइटली लिया था, आप सबको पता है। बाद में उसने अपने हिसाब से उस चीज़ को रिसर्च करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी हाथ नहीं आया। लोग जत्था बना कर गए, आर्मी के लोग गए, सब लोग गए, लेकिन उस जगह के बारे में किसी को ये ज्ञान नहीं हो पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। फिर उसने रिसर्च शुरू किया। रिसर्च में कुछ नहीं पता चला, लेकिन बाद में जब उसने सोचा कि जब तक मैं इसे प्रॉपर तरीके से रिसर्च नहीं करूँगा, ढूंढूंगा नहीं कि यहाँ पर क्या मुद्दा है, तब तक इस चीज़ का कोई भी सॉल्यूशन मिलना नामुमकिन है। वो दोबारा बैठा, स्मोक करके आया, चाय कॉफ़ी पी, रात को फिर अपने कॉटेज में आया, जंगल का माहौल, अंदर बैठा, लाइट ऑन की। जब उसने अब नए सिरे से उस चीज़ को पढ़ा, सारे डेटा को इकट्ठा किया, देखा, तो एक चीज़ कॉमन थी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। वो ये चीज़ थी कि जो लोग जत्था बनाकर उसी रास्ते से आए, या रामनगर से बिजनौर, बिजनौर से रामनगर, या टू एंड फ्रो जहाँ पर भी उन्होंने किया, उस जत्थे के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ था। जत्थे के अंदर चाहे कोई इंसान पीछे भी चल रहा था, वो भी बच गया था। लेकिन जो लोग मरे थे दोस्तों, जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, जो लोग मरे थे, जो लोग गायब हुए थे, वो लोग अकेले थे। ये उसके डाटा के अंदर सारी चीज़ थी, क्योंकि जिन लोगों के ज़िक्र वहाँ पर हुए थे, जो उसने अपने हिसाब से रिसर्च की थी, कौन गया, कौन मरा, क्या नहीं, उसमें एक ही व्यक्ति था, और उनके साथ कोई व्यक्ति नहीं था जिसने कुछ देखा हो, या दो व्यक्ति चल रहे हों, कुछ लोग आगे हों, कुछ पीछे हों, वहाँ पे कुछ हो गया, नहीं। कोई भी ऐसा गवाह, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी। और सबसे बड़ी बात कि जो वो पोस्टमैन था, जो इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लेकर जो वहाँ से आ रहा था सिक्योरिटी का, वो पोस्टमैन तक भी अकेला था जब वो गायब हुआ। अब इस केस के अंदर ड्रिल डाउन करने के लिए बहुत कुछ था इस अफसर के लिए। ड्रिल डाउन मतलब कि जब चलो एक पैटर्न इसका बन गया कि लोग अकेले थे, लेकिन अब उसके दिमाग में एक और चीज़ खटक रही थी कि क्या मैं इन सब चीज़ों से किसी पर्टिकुलर लोकेशन का पता लगा सकता हूं। पर ऑन पेपर्स इन चीज़ों का पता करना बड़ा मुश्किल था। इसने अगले दिन का एक समय निश्चित किया, निर्धारित किया, और अपने दो चार लोगों के साथ ये उन गांव के अंदर गया जिन गांव के अंदर से ये न्यूज़ आई थी, खबर आई थी कि लोग मरे हैं, गायब हुए हैं। वहाँ जाकर जब लोगों से बात की, तो उन गाँवों को जब चिन्हित किया गया एक पेपर के ऊपर, तो वो गाँव
एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर पड़ रहे थे। ये रीजन लगभग कोई 3 से 4 किलोमीटर तक फैला था। अब 3 से 4 किलोमीटर मतलब कहने में ये सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर होता है, लेकिन जब आप किसी चीज़ को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो 3 से 4 किलोमीटर का मतलब है, और वो भी एक सर्कुलर रीजन के अंदर ढूंढना, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ें होती हैं। तो अब इस चीज़ को और ड्रिल डाउन करना था। लोगों से बात की गई, सब पूछा गया कौन सा गांव कहाँ। जब उसने पूरा का पूरा अपने अखबार के, अपने पेपर के ऊपर ड्रॉ कर लिया, उस रास्ते को ड्रॉ कर लिया, कहाँ से लोग आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे, कौन कहाँ जाना चाहता था, कौन कहाँ जाना चाहता था, तो दोस्तों एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ उसके सामने आई कि एक एरिया है लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा। उस एरिया के अंदर ही मोस्ट प्रोबेबल लोग गायब हुए थे। भाई 3-4 किलोमीटर में गांव, कोई गांव इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर। उसके जो बीच का रास्ता था दोस्तों, बीच का जो रास्ता था, मैं ऐसे बता देता हूँ आपको, ये बीच का रास्ता, कुछ गांव यहाँ 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 इधर उधर फैले थे 4-5 किलोमीटर के अंदर, लेकिन एक पर्टिकुलर रास्ता था जिसे लोग चलकर आते थे। उस रास्ते में कहीं कोई ऐसा पैच था जहां पर मैक्सिमम लोग या सारे लोग गायब हुए थे। स्पेकुलेशंस थी, ये तो सिर्फ सोच थी कि हाँ ऐसा है, लेकिन क्या सच में ऐसा था? और अगर था भी तो भाई कैसे ढूंढोगे उस पैच को? नहीं ढूंढ सकते। जंगली जानवर या कोई भी जंगली जानवर भी अभी तो क्लियर नहीं था कि है कि नहीं। कोई लुटेरा, कोई गैंग, कोई डकैत, कोई डाकू वहां पर कोई बैठा हो जो ये सब कुछ कर रहा था, लेकिन इस सब चीज़ों को प्रैक्टिकली कर कर देखना था। ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी। अब ये जब स्टोरी को मैंने लिया था दोस्तों, खैर अब तो कॉपीज़ नहीं खरीदनी पड़ी हैं क्योंकि वो वाली पुरानी भर चुकी हैं सारी। मैं नेक्स्ट बात आपको बताने जा रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बात है कि इस चीज़ को प्रूव कैसे किया जाए। प्रूव करने के लिए कोई भी चीज़ प्रूव करने के लिए टेस्ट करना पड़ता है कि टेस्ट कैसे किया जाए कि उसी रीजन में सब कुछ ऐसा हुआ। उसके लिए लोग चाहिए थे और वो भी अकेले, लेकिन किसी सिपाही को वो मौत के घाट नहीं उतार सकता था, खुद को नहीं उतार सकता था। क्या पता वो क्या चीज़ है, खतरे का नहीं पता ना, कितना बड़ा खतरा है। अब खतरे का पता हो तो बंदा चलो ट्राई कर ले, लेकिन ये नहीं पता था, हो सकता है एक बंदे के ऊपर 50 बंदे टूट कर पड़ते हों, कैसे बचेगा वो। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जब लोग जत्थे में होते थे तो वो चीज़ अटैक नहीं करती थी, सिर्फ अकेले लोगों के ऊपर अटैक हुआ था। इस चीज़ को इस अफसर ने अपने एक मित्र के साथ साझा किया कि यार मैं फंसा हुआ हूँ, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं इस चीज़ को कैसे प्रूव करूँ जो मैंने ये थ्योरी बनाई है। उसने उसे एक सुझाव दिया। उसने कहा कि यार तुम्हारी जेलें हैं, जेलों में कैदी बंद हैं, कोई बहुत खूंखार कैदी हैं, किसने बड़े जुर्म किए हैं, उन कैदियों को यूज़ कर लो। उसने कहा कि अपने 4-5 कैदी निकाल जेलों से, भयंकर भयंकर कैदी, और उनको ये बोल जहाँ जहाँ तुझे टेस्ट करना है, और उनको ये बोल कि तुम्हें आज़ाद किया, तुम भागो जहाँ तक भाग सकते हो। और जो कैदी मरेगा उस रीजन के आसपास, मतलब जो तू सोच रहा है कि ऐसा कोई पैच है, उस पैच को तू ड्रिल डाउन कर पाएगा। उसने कहा कि सुझाव अच्छा है। अगले ही दिन उसने कम से कम 5 कैदियों को जो खूंखार किसी लूट में, किसी के मर्डर में जो अंदर बंद थे, किसी अंग्रेज़ के ऊपर अत्याचार पर या किसी के अंग्रेज़ के मारने पर बंद थे, उन सबको बुला लिया
और उनको एक एक करके ये कहा गया कि तुम भागो, तुम आज़ाद हो, थक कर गिर गए तो मार दिए जाओगे, भागते रहना बस। तो उस रीजन के, जैसे ये मैंने बताया था आपको, एक रास्ता है 1 डेढ़ 2 किलोमीटर का, इसके इधर 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 और बीच में 5 लोगों को अलग अलग टाइम पर छोड़ा गया, इकट्ठे नहीं। 5 लोगों में से सिर्फ एक अकेला व्यक्ति गायब हुआ, जिसने भागने की कोशिश की। मतलब सब भागे तो थे, लेकिन जो उस रास्ते के 1 2 3 4 5 साइडों में थे वो लोग बच गए। जो जिस मुजरिम को सेंटर ऑफ दैट रास्ते पर भगाया गया था वो गायब हो गया, वो पहुंचा ही नहीं कहीं। जत्था बनाया गया, तलाश की गई, कहीं उसका कोई अता पता नहीं था। बाकी जो कैदी थे उनको आगे जाकर पकड़ लिया गया। मतलब 5 में से 4 कैदी पकड़े गए, एक नहीं पकड़ा गया। अब इस अफसर ने दोस्तों उस व्यक्ति के, जो सेंटर ऑफ द रोड छोड़ा गया था, उसके भागने के मार्क्स को ट्रैक करना शुरू कर दिया, जत्थे में, अकेले नहीं। अकेले कुछ भी गलत हो सकता था। जब जत्थे के अंदर उसके मार्क्स को ट्रैक किया गया दोस्तों, तो एक जगह ऐसी आई जो सबसे पहला सबूत था कि ये हमला किसी बड़े जानवर का है। भागता आया भागता आया भागता आया भागता आया, एक जगह रुककर, वहाँ पे बड़ा गड्ढा बना हुआ था, रक्त के निशान थे, और उसके बाद उसे घसीट कर सेंटर में कहीं ले जाया गया था। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा ना कि यार पहले भी तो ढूंढा गया था इतना कुछ। मेरे दिमाग में भी सेम क्वेश्चन था, और मैंने जिन्होंने मेरे को ये कहानी बताई उनसे मैंने सेम यही क्वेश्चन पूछा। मैंने लिखा भी यहाँ पर, देखो पग मार्क्स लिखा हुआ है। मैंने ये पूछा कि पहले पग मार्क्स क्यों नहीं पता चले भाई, पहले भी तो सर्च हो रही थी। तो उत्तर बड़ा सटीक मिला कि पहले इतना ड्रिल डाउन करके कोई नहीं आया था। मैं कहूं आपको कि कुमाऊं में अटैक हुआ, समझ नहीं आएगा। कुमाऊं के रामनगर में अटैक हुआ, ठीक है, रामनगर के पास जंगल है। रामनगर के मोहान में अटैक हुआ, मोहान में कहाँ, मोहान चौकी के पास अटैक हुआ। तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, अगर मैं रामनगर से मोहान की तरफ जा रहा हूँ, मरचूला की तरफ जाऊंगा या रानीखेत की तरफ जाऊंगा, तो बीच में जो चौकी पड़ेगी वहाँ मुझे सावधान रहना है और वहाँ देखना है कि कहीं कोई अटैक तो नहीं हो रहा। ड्रिल डाउन हो गया, हायरार्की बन गई। यही एक कारण था कि जो ये अफसर था ये उन पगमार्क्स तक पहुंच सका, पता चल गया था। वो पगमार्क्स सीधे ऊपर जा रहे थे, ये वहीं पर खड़ा रहा और उस एरिया को इसने देखा दोस्तों, और जो ऑब्जर्व किया वो एक मिरेकल था। आप मानेंगे नहीं कि जो जानवर ये सब कुछ कर रहा था वो टाइगर। पगमार्क्स थे उसके वहां पर, लेकिन उस बाघ ने एक ऐसा रीजन चुना था दोस्तों, ऐसा रीजन चुना था जो रीजन लगभग 100 मीटर एकदम खाली था, और उसके बिल्कुल सेंटर, जैसे 100 मीटर खाली, इधर जंगल इधर जंगल, उधर जंगल इधर जंगल, लेकिन उस 100 मीटर के बीच से एक रास्ता ऊपर को जाता था। मतलब ऊंचाई थी, रास्ता नहीं था, वहां पर एक चट्टान थी, और शायद वो जानवर उसी चट्टान के आसपास कहीं बैठता था, जो चारों तरफ नजर रखता था, दूर दूर तक वहां पर नजर रखता था। और जब उसे ये यकीन हो जाता था कि वो व्यक्ति अकेला है जो यहाँ से आ रहा है, तो वो सीधा वहां से छलांग लगाता था, जिसके कारण वो गड्ढा पड़ता था, और वहीं पर उस अकेले व्यक्ति को दबोच लिया जाता था। वहीं पर एक छोटा सा तालाब भी था, वहीं पर वो पानी पीता था। उस तालाब पर भी बड़े बड़े पगमार्क्स बने हुए थे, बड़े बड़े पगमार्क्स।
लेकिन यह भी पता था कि अकेला अगर कोई जाएगा तो वो हमला नहीं करेगा, मतलब सॉरी, अगर अकेला कोई जाएगा तो वो हमला करेगा, अगर जत्थे में लोग जाएंगे तो वो हमला नहीं करेगा। लेकिन उसका हमला इतना तेज था कि अकेले किसी का उस 100 मीटर के पैच में बचना नामुमकिन था। अगर कोई बंदूक भी लेकर जाता तो वो मार नहीं पाता उसे, उससे पहले वो बाघ उसे मार देता, क्योंकि वो एरिया ही इतना छोटा था। और अगर पहले से आकर वहाँ पर कोई बैठता तो भी उसे वो मार देता, क्योंकि पहले से वहाँ पर आकर बैठना नामुमकिन था, क्योंकि उसके लिए उसे अकेला आना पड़ता। और अगर वो जत्थे में आता तो वो कभी भी हमला ना करता, तो उसे ट्रैक कर पाना मुश्किल था। ये एक बड़ी सिचुएशन थी कि उसको उसकी घर से, उसकी जगह से उस बाघ को वापस, मतलब सामने कैसे लाया जाए। अब वहां पर सब चीजें मिल गई थी, पग मार्क्स मिल गए थे। अब ये जो एक प्रॉब्लम थी, ये बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन उसका हल भी मतलब इस तरीके से पता चल पाए, उसका हल उसके एक मित्र ने बताया था। अब जो अफसर था, अफसर फिर से अपने उसी मित्र के पास गया। जो इसका मित्र था ना, वो एक फिजिक्स का बहुत अच्छा, एक चतुर कह सकते हैं हम कि जानकार था। उसके पास गया, उसने कहा कि यार देखो, ऐसा ऐसा एक पैच है, वहाँ पर अगर अकेले जाएं तो मारे जाएंगे, जत्थे में जाएं तो वो सामने नहीं आएगा, सिर्फ 100 मीटर का वो पैच है, और उस 100 मीटर के इधर और उधर भी वो सामने से बैठकर सब कुछ देखता है, क्योंकि बीच की जगह बहुत ऊंचाई पर है, पीछे से जाने का रास्ता नहीं है, पीछे से भी जाएंगे तो भी हमला हो सकता है, तो क्या करें। किसी भी इंसान को ऐसे भेजा नहीं जा सकता। अगर अपने नॉन को हम ऐसे भेजेंगे वहाँ पर, और अगर हम किसी कैदी को भी वहाँ पर भेजते हैं कि तू भाग फिर से, जैसे तुमने कहा, तो भी इतनी देर में वो उसे मार कर ले जाएगा, और हम लोग वहाँ से अगर गोली भी चलाएं तो 100 मीटर का निशाना या 50 मीटर की दूरी पर निशाना नहीं लग पाएगा। और एक बार उस बाघ को पता चल गया कि उसकी चाल का पता चल चुका है, तो वो कभी सामने नहीं आएगा और कहीं और जाकर ये खेल रचाएगा। तो हमारे पास बहुत कम ऑप्शंस हैं। तुम ये मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। मैं चाहता हूं कि मैं उसको वहीं पर मारूं, उसी जगह पर उसे किल करूं। तो कोई तुम्हारे पास तरकीब है? तो उसने पूछा सबसे पहले। अब दोस्तों, जो कहानी है बहुत अमेजिंग, एक मोड़ लेने वाली है। आप हैरान रह जाएंगे कि उस फिजिक्स के व्यक्ति ने उसे क्या सलाह दी। देखिए, मैं फिर से कहता हूँ कि जो ये सारी कहानियाँ हैं, ये मैंने जी हैं, मिला हूँ, लोगों से बात की है, तब जाकर मैं बिना किसी कहते हैं ना कि आप चलो, अब तो आप मेरा चेहरा देखते हैं, मैंने कल भी आपको बताया था, चेहरे जब देखते हैं तो आपको पता चल जाता है। जो कट पे कट वीडियो में लगता है ना, हर थोड़ी देर बाद कट, आपको कट का पता चल जाता है, एकदम से कट करके सीन चेंज हो जाता है। तो कट पे कट जब लगते हैं तो वो कहानियाँ जो हैं वो कहीं से उठाई, कहीं से पढ़ी जा रही होती हैं, कहीं कहीं आपको पता नहीं होता कि भूलना क्या है। लेकिन जब आपने वो ज़िंदगी जी है तो आप बिना कट के सब कुछ, अब मैं आपको कहूँ अपनी ज़िंदगी के बारे में बताओ, तो आप शायद, मैं अगर कैमरा ऑन छोड़ दूँ तो आप घंटों अपनी ज़िंदगी के बारे में बात करते रहेंगे। खैर, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि मैंने आपको पहले भी एक बार हिदायत दी थी कि जो AI चैनल्स होते हैं उनकी आवाज़ अलग होती है, वो थोड़ी बनावटी आवाज़ होती है, और उनकी जो लिखाई भी होती है वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई किताब पढ़ रहे हैं। ऐसे ही वीडियोस, जो सच्चा व्यक्ति होगा वो वीडियो के अंदर आपको बिना कट के कहानी सुनाएगा, जैसे मैं आपको बिना कट के कहानी सुना रहा हूँ। वरना लोग सिर्फ कहने को कहानी सुनाते हैं, किसी की कहानी सुनाते हैं उठाकर, इसलिए बार बार कट पे कट मारते हैं, फिर सुनते हैं कि उसने क्या कहा, फिर दोबारा कट मारते हैं, फिर सुनते हैं। ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, बाकी आप खुद समझदार हैं। इतना कुछ हो गया मेरे साथ, तो सब कुछ इतना बड़ी चीज़ हो गई तो मैं भुगतभोगी हूँ, मुझे पता है, इसलिए मैं आप सबको ये चीज़ें बता रहा हूँ। खैर, तो जो ये फिज़िक्स वाला व्यक्ति था दोस्तों, ये सुनना आप, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जो ये फिज़िक्स वाला जो व्यक्ति था, इसने उसे कहा, मेरे को ये बता तू कि वो जो
पैच है जहां पर तुझे लगा कि ये सब कुछ हुआ, उसी पर काम करते हैं। वहां पर क्या क्या देखा तूने? उसने कहा कि वहां पर एक चट्टान देखी बीच में, कच्चा रास्ता देखा, आसपास जंगल देखा और एक तालाब देखा। उसने पूछा कि तालाब कितना गहरा है? उसने कहा कि ठीक ठाक गहरा लग रहा था, मतलब देखने में लग रहा था कि हाँ, मतलब होगा 5-10 फीट शायद गहरा होगा। इतने तालाब हैं हमारे यहाँ पर, मैंने सर्वे किया है। उसने कहा मैंने सर्वे किया है, इस प्रकार के तालाब हैं। तो उसने कहा एक काम कर। वो अपने कमरे में गया और एक इतनी बड़ी, मतलब 5-6 फीट ऊंची एक चीज उठा कर लाया। उसने कहा कि ये क्या है? दिस लुक्स लाइक अ पेरिस्कोप। उसने कहा हाँ, ये पेरिस्कोप है। हमारी कहानी का टाइटल है दोस्तों, ये पेरिस्कोप। पेरिस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आप सबको पता होगा अगर आपने पढ़ा है अपने कॉलेज में भी, स्कूल में भी। उसमें 2 मिरर्स लगे होते हैं पैरेलल ऐसे करके, और 45 डिग्री पर वो मिरर्स होते हैं। मतलब अगर मैं, ये 90 डिग्री है तो ये 45, ये 90 है तो ये 45, दोनों पैरेलल ऐसे लगे होते हैं। अब ये जो पैरेलल जो मिरर होते हैं, इसमें जब ऊपर से लाइट पड़ती है तो नीचे रिफ्लेक्ट करता है, तो नीचे जो बैठा होता है व्यक्ति, उसे दिख जाता है कि सामने क्या है। मतलब उसे अपनी शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो नीचे बैठकर ये चीज़ कर सकता है। जैसे पनडुब्बियों के अंदर होता है, सब मरीन्स में पेरिस्कोप्स लगे होते हैं। अगर आपको फिर भी जानकारी चाहिए पेरिस्कोप के बारे में, तो यहीं पर पॉज करके एक बार पेरिस्कोप के बारे में पढ़ लीजिए और फिर दोबारा कहानी चालू कीजिए। खैर, उसने कहा कि ये पेरिस्कोप है, तुम एक काम करना, एक जत्था बनाकर जाओ जिससे बाघ हमला नहीं करेगा। और ये जो, जब वो जगह आए जहां पर वो है, तो मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इतना फुर्तीला हो कि पूरे के पूरी जो 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 तुम्हारा जत्था हो, जो तुम्हारा घोड़ा गाड़ी होगी, उसको उस तालाब के बिल्कुल किनारे से लेकर जाए और वो व्यक्ति इस पेरिस्कोप के साथ उसी दौरान उस तालाब में कूद जाए और ऐसा लगे ही नहीं कि कोई कूदा है। मतलब अब चाहे तुम्हें अपनी घोड़ा गाड़ी को तालाब के अंदर से ले जाना पड़े, लेकिन वो व्यक्ति उस तालाब के अंदर जाना चाहिए। और वहीं किनारे पर एक बंदूक भी गिरा देना, क्योंकि बाघ चाहे कितना भी शातिर हो, कुछ भी हो, पानी पीने जरूर आएगा, और वो अपनी लोकेशन से आएगा जो ऊपर है। उसने कहा कि हाँ, ऐसा ही उन्होंने प्लान किया। घोड़ा गाड़ी, एक बड़ा फुर्तीला व्यक्ति, एक राइफल, और ये तेजी से वहां से लेकर आए। बाघ अगर वहां से देख रहा था, उसे पता था कि मुझे अभी हमला नहीं करना, क्योंकि ये तो जत्था है, जत्थे पे मैं हमला नहीं करता। दोस्तों, उनका एक बहुत ही बढ़िया सिपाही, अंग्रेजी सिपाही जो बड़ा ही अच्छा शूटर था, उसको वो पेरिस्कोप दिया गया और एक राइफल को वहीं पर ड्रॉप करने का प्लान किया गया। जब उनकी घोड़ा गाड़ी वहां से निकली तेज रफ्तार से, पानी के अंदर से उस घोड़ा गाड़ी को निकाला गया जो किनारे पर पानी होता है, और उसी दौरान उसी आवाज में वो व्यक्ति उस तालाब में कूद गया। पेरिस्कोप का इतना सा हिस्सा पानी के ऊपर रखा गया, बाकी नीचे रखा गया, एक पाइप को मुंह में डाला गया जो तालाब से बाहर निकली ताकि वो सांस ले सके, और वहीं किनारे पर एक राइफल को छोड़ दिया गया, और वो घोड़ा गाड़ी जो थी वो उसी रफ्तार से बाहर निकल गई। अब ये जो व्यक्ति था, ये पानी के बाहर सब कुछ देख पा रहा था। दोपहर के समय 3-4 बजे इस काम को किया गया। पानी एक ऐसी चीज है कि जानवर इतना मांस खाता है, गर्म मौसम था कि वो पानी पीने जरूर आता है, और उसका समय होता है शाम का। और बाघ को पता था कि यहां पर तो कोई भी नहीं है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस पेरिस्कोप के नीचे कोई बैठा है जो सब कुछ देख रहा था। दोस्तों, शाम के 5-6 बजे के करीब हलचल हुई। एक बड़ी आकृति, एक विशाल आकृति उस पहाड़ी से नीचे की तरफ उतरी। वो एक विशाल बाघ था दोस्तों, जो पानी पीने के लिए ठुमकता हुआ आ रहा था, लेकिन वो इतना खतरनाक और इतना शातिर था
ये सबको पता था। उसे सिपाही ने काफ़ी नज़दीक आने दिया। लगभग जब वो ऊपर से उस तालाब से लगभग कोई 100 फीट की दूरी पर रह गया दोस्तों, तो ये जो व्यक्ति था, ये जो अंदर छुपा हुआ था, ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ा, किनारे की तरफ बढ़ा। वो बाघ भी उतनी देर में थोड़ा और आगे आ गया, और जब उसे लगा कि अब ये फटाफट से निकल कर उस राइफल को उठाकर सामने निशाना लगा सकता है, क्योंकि अब बाघ बिल्कुल ईजी था। वो अपने उस अटैकिंग मोड में नहीं था, वो एकदम से अटैक नहीं कर सकता था। भाई रिफ्लेक्सेस होते हैं ना शरीर के। ये व्यक्ति फटाफट से बाहर निकला, राइफल को ग्रैब किया। उसी पोजीशन में जब तक बाघ समझ पाता कि हुआ क्या, ट्रिगर को दबा दिया गया। एक जोरदार धमाका दोस्तों, और बाघ घायल हो गया था। इसी की तरफ भाग रहा था, लेकिन इसके पास समय था। इसने एक और सटीक निशाना लेकर सीधा उसके जो ये गर्दन और चेस्ट के बीच का जो एरिया होता है, यहाँ पर निशाना लगा दिया, और बाघ 10 फीट की दूरी पर आकर गिर गया। ये जो जत्था था, ये भी बाहर ही छिपा था। इन्हें पता था कि गोली की आवाज़ आएगी। गोली की आवाज़ सुनते ही वो जत्था वापस आया। इस बाघ का डाइसेक्शन जब किया गया ना, उसके अंदर से पैरों की चुगटियां, कानों की बालियां, हाथों के कड़े, कपड़े, छोटे छोटे टुकड़े कपड़ों के, पगड़ियों के वाइट वाइट टुकड़े, ये सब मिले। और जब उसी जगह पर ऊपर जाकर देखा गया तो कंकाल का ढेर था, जहां पर एक पर्टिकुलर जगह पर वो ले जाकर सबको मारकर खाता था, सिर्फ इस पैच के कारण दोस्तों। क्योंकि ये पैच पर उसने अपना कब्जा कर लिया था, 100 मीटर के पैच पर। वो यहां से किसी भी अकेले इंसान को कभी भी गुजरने नहीं देता था। इससे पहले कोई कुछ कर पाता, वो खत्म कर देता था उसे। जब ये कहानी मैंने सुनी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए दोस्तों, और उम्मीद है कि आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे। और जब उस के मित्र, उस फिजिक्स के व्यक्ति ने उसकी मदद की एक पेरिस्कोप के साथ, ये एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक थी। और मुझे लगता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी कहीं ना कहीं पेरिस्कोप्स का इस्तेमाल करना चाहिए। खैर दोस्तों, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बारे में डर कर चुप नहीं रहूँगा। मुझे पता है, मुझे मेरे चैनल्स को खाने में, मारने में ज़रूर, ये भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। ज़रूर ऐसे लोगों का हाथ मैं दिखा दूंगा आपको, जिनके ऊपर मैंने हमेशा उंगली उठाई। और ये सच्चाई है दोस्तों। भारत में चीज़ होती है, जब आप सिस्टम के ख़िलाफ़ जाते हैं ना, तो सारा सिस्टम आपके ख़िलाफ़ हो जाता है। तो दोस्तों, इस बेहतरीन कहानी का ये अंत था। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक कहानी अच्छी लगी होगी, और सच्ची कहानी। जी हाँ, मैं अब अपनी हर कहानी के आगे यही वर्ड यूज़ करूँगा, एक सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये कहानियाँ मैंने खुद संजोई हैं, खुद इकट्ठा की हैं जाकर। खैर दोस्तों, फेसबुक का लिंक जो दे रहा हूँ, वहाँ पर पहुँच जाइए। जितना प्यार आपने व्हाट्सएप चैनल पर, इंस्टाग्राम पर दिखाया, नए चैनल पर दिखाया, फेसबुक पर पहुँच जाइए, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ कुछ मैं करने वाला हूँ। मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप सबको अपना सारा प्लान, क्योंकि आप लोग मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, आप सबको मैं अपना प्लान बताऊंगा कि मैं क्या करने वाला हूं, और सबसे बड़ी बात कि क्यों करने वाला हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप आ जाइए फेसबुक के ऊपर, वहां पर एक नया परिवार तैयार करना है, नई फैमिली बनानी है दोस्तों। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका इतना प्यार दिखाने के लिए। आप लोग ऐसे ही मेरे साथ जुड़े, अगर आप लोग जुड़े हैं ना मेरे साथ, तो दुनिया का कोई बड़े से बड़ा मिनिस्टर, कोई बड़े से बड़ा फॉरेस्ट वाला, कोई बड़े से बड़ा यूट्यूबर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर आप लोग मेरे साथ खड़े हैं तो। और मुझे यकीन है कि आप लोग मेरे साथ खड़े हैं। मैं सारे प्रूफ्स लेकर आऊँगा, सब कुछ आपको बताऊँगा। लेकिन तब तक सबसे ज़रूरी चीज़, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप ठीक नहीं रहेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। दुआ करता हूँ आप सब ठीक रहें। आपकी रात शुभ हो। गुड नाइट, शब्बा खैर एंड शुभ रात्रि।